हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन किया था, इसका नाम था मोलैरिटी। उससे पहले मैंने आपको तीन टर्म सिखाए थे, एक वेट बाय वेट परसेंट, एक वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक, और हमने उनको रिलेट करना भी सीखा था। तो हमने रिलेट किया था वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट को। बताओ क्या था रिलेशन? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट किसके इक्वल होता है? हाँ, वेरी गुड। कितना होता है? वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी के। एक फॉर्मूला आपको मैंने ये सिखाया था। फिर हमने डिफाइन की थी मोलैरिटी। बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स होता है। और यहां से मैंने आपको एक नया फॉर्मूला डिराइव करके दिया था कि अगर अब आपको किसी सोल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आप उसकी मोलैरिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? हाँ, बहुत अच्छी। एक फॉर्मूला और पढ़ा था मोलैरिटी का, दैट वाज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको सोल्यूट का वेट बाय वेट परसेंट और उसकी डेंसिटी पता है तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाते हो 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी और वेट बाय वेट परसेंट पता है तो आप डायरेक्टली यहां से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। फर्दर हमने इसको कन्वर्ट किया, जैसा हमने देखा वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी किसके इक्वल होता है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के। तो बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो इन फॉर्मूले को हमने यूज करना भी सीखा था। पता नहीं यार क्या गिर गया आंख में। ठीक, तो हमने इन फॉर्मूलेज को यूज करना सीखा था और उसके बाद हमने डिफाइन किया था मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक, तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होते हैं। जब हम किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो पहली चीज उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, और दूसरा मैंने आपको सिखाया क्योंकि हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो सोल्यूट के अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन में क्या बोलते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा ये आफ्टर डाइल्यूशन। तो बताओ बिफोर डाइल्यूशन मोल्स कितने होंगे? M1V1, और आफ्टर कितने हो जाएंगे? M2V2। तो सिंपल हमको M1V1 को M2V2 से इक्वेट करना होता है। ठीक, शायद मैंने आपको एक ही क्वेश्चन करवाया था इस टाइप पे और आपसे कहा था मैंने कि अब हम आगे और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ इसी टॉपिक के ऊपर। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हाउ मच water should be added to 200 ml of a 4 molar NaCl solution such that its molarity becomes मान लो कुछ 0.5 मोलर। ठीक, तो आपको बताना है कि आपके पास 200 ml ऑफ अ 4 मोलर NaCl सोल्यूशन है, इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए कि इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाए? 0.5 मोलर हो जाए। चलो, तो पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम लोग यहां डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक पॉइंट है जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो। ये जनरल मिस्टेक होती है। होगा क्या? आपके पास एक सोल्यूशन है 200 ml ऑफ 4 मोलर। तो 200 ml एंड 4 मोलर एक सोल्यूशन है, इसको डाइल्यूट करके इसकी मोलैरिटी करनी है 0.5। देखो M1 पता है, V1 पता है, V2 नहीं पता है। डाइल्यूट कर रहे हैं तो M1V1 200 इंटू 4 इज इक्वल्स टू M2V2 0.5 इंटू V2। तो 0.5 को लिख लो हाफ को इधर भेजो, तो 200 इंटू 4 फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1600 ml। ठीक, तो आपको फाइनल वॉल्यूम नहीं बताना है, आपको क्या बताना है
कितना वाटर ऐड किया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बस यही अपना आंसर दे देते हैं, ये थोड़ी ना होगा, ये तो फाइनल वॉल्यूम आया है। बताओ इनिशियल वॉल्यूम कितना था 200 ml, फाइनल वॉल्यूम कितना है 1600 ml। तो बताओ वाटर एडेड कितना होगा। तो वाटर एडेड कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम 1600 माइनस इनिशियल वॉल्यूम 200, यानी 1400 ml, दैट इज 1.4 लीटर वाटर आपने क्या किया होगा, ऐड किया होगा। ठीक, तो बाकी और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे आपको ध्यान देना होता है। ठीक, फिर देखो अगला एक और टाइप, बहुत आसान होता है डाइल्यूशन क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना होता है आपको, वही M1V1 को M2V2 के इक्वेट करना होता है, बस एक बार आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए। ठीक, देखो ऐसे अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन इज टू व्हाट वॉल्यूम शुड a solution to an HCl solution, HCl जैसे डिटेल दी हुई है, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ HCl दिया हुआ है 73, और डेंसिटी आपको दी हुई है कुछ अराउंड 1.2 ग्राम पर ml, शुड बी डाइल्यूटेड such that its concentration becomes 1/10 of its initial volume। ठीक, given या become 1/10 की जगह आप करो become 0.1 मोलर। ठीक है, और सॉरी लैंग्वेज मिस्टेक हो गई है, बिकम 0.1 एंड या ऐसा कर दो, इफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मान लो कुछ 500 ml है। ठीक, तो आपके पास 500 ml का एक सोल्यूशन है HCl का, जिसमें आपको वेट बाय वेट परसेंट और डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे क्लिक कर गया, ये चीजें दिखते ही मुझे क्लिक करना चाहिए कि मुझे इस सोल्यूशन की मोलैरिटी पता है। कैसे, 10 into D 1.2 इंटू मोलर मास, सॉरी परसेंटेज 73 अपॉन मोलर मास ऑफ HCl होता है 36.5। इसे आप सॉल्व करो, 36.5 इसको 2 टाइम्स कैंसिल करेगा, 12 बनेगा, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। तो आपके पास एक सोल्यूशन है जिसकी इनिशियल मोलैरिटी है 24 और इसका वॉल्यूम है 500 ml। ठीक, अब आपको इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करना है सच दैट इसकी फाइनल मोलैरिटी कितनी हो जाए 0.1 मोलर। तो कितना इसका वॉल्यूम हो जाना चाहिए, देख ध्यान देना, टू व्हाट वॉल्यूम शुड दिस सोल्यूशन बी डाइल्यूटेड। अब आपको वाटर ऐड करना नहीं बताना, आपको बताना है फाइनल वॉल्यूम कितना है। बेसिकली आपको यहां पर V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बस एक बार आपको लैंग्वेज डिपिक्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। क्या करेंगे, बस M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, तो अप्लाई करो, M1 24 इंटू V1 500, तो 500 को ऐसा करो हाफ लीटर लिख लो, M2 इंटू V2 कैलकुलेट करना है। देखो ये इसको 12 टाइम कैंसिल करेगा, 0.1 इधर गया तो ये V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम 120 लीटर हो जाना चाहिए, तब जाके इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 0.1। तो ये अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डाइल्यूशन के ऊपर। पहला सिंपल था, एक की मोलैरिटी दी थी, दूसरे की निकालनी थी। दूसरे केस में आपको ये निकालना है कितना वाटर ऐड किया डाइल्यूट करने के लिए, और तीसरा ये वेट बाय वेट परसेंट या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दे देगा और आपसे डाइल्यूशन का यूज करवा लेगा। क्लियर, चलो तो यहां हम खत्म करते हैं अपने सब टॉपिक जिसका नाम था मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, कि जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो डिक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है और कैसे उसे हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। आओ देखते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है।
फिर देखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, देखो नाम से पता लग रहा है हम यहां पर क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स किया करेंगे और उनको मिक्स करके हमें फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होती है। ठीक, तो यहां पर भी बहुत आसान सा एक कंसेप्ट आपको यूज करना है, बट उससे पहले हमें कुछ केसेस बनाने होंगे। देखो जब भी हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, ठीक, तो हमारे पास मेन दो केस बन सकते हैं, या तो दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हो या फिर दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट नहीं करते हो। तो ये दो केस है, इसमें हम पहला केस लेने जा रहे हैं, केस 1, solutions are non-reacting in nature। जिन दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स करने जा रहे हो वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखो एक सॉल्यूशन ये रहा जिसकी मोलैरिटी है कुछ m1 और वॉल्यूम है v1, ठीक, दिस इज सॉल्यूशन 1। और दूसरा सॉल्यूशन ये रहा सॉल्यूशन 2 जिसकी मोलैरिटी है m2 और वॉल्यूम कितना है v2, ठीक। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है। अब आप खुद सोचो, जब मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो बताओ फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, v1 प्लस v2 होगा, ये तो हुआ फाइनल वॉल्यूम। अब जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, बताओ क्या मैं बाहर से कुछ ऐड कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं ना, जो यहां था वो यहां था, दोनों मिक्स होकर यहां पहुंच रहे होंगे। तो इस केस में क्या है, जितना सॉल्यूट यहां था वो भी यहां पहुंच गया, जितना सॉल्यूट यहां था वो भी यहां पहुंच गया। बताओ क्या सॉल्यूट के मोल्स चेंज हुए होंगे, नहीं होंगे ना। क्यों नहीं हुए, क्योंकि मैंने कोई बाहर से सॉल्यूट थोड़ा ना ऐड किया है, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम बदल रहा है। फाइनल वॉल्यूम बदलेगा तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी, क्या चीज नहीं बदलेगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होंगे। यानी हम फिर से यहां पर क्या बोल सकते हैं कि मोल्स बिफोर मिक्सिंग वो किसके इक्वल होंगे, मोल्स आफ्टर मिक्सिंग के। तो सिंपल सा फंडा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग, ठीक। तो बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग कितने होंगे, कितने, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम m1v1 इस वाले के, और इसके कितने होंगे m2v2। तो टोटल मोल्स कितने हो गए मिक्स करने से पहले, m1v1 प्लस m2v2। मिक्स करने के बाद तो एक ही सॉल्यूशन बन गया जिसका फाइनल वॉल्यूम v1 प्लस v2 और रिजल्टेंट मोलैरिटी मान लो mr। तो बताओ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग कितना बन जाएगा, mr इंटू v1 प्लस v2। तो यहां से आप रिजल्टेंट मोलैरिटी का एक बड़ा ही सिंपल सा सुंदर सा फॉर्मूला बना सकते हो, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हो गई आपकी रिजल्टेंट मोलैरिटी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब भी आप दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, आप हमेशा ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अभी दो को मिक्स किया है, बताओ तीन होते तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन क्या आ जाता, v1 प्लस v2 प्लस v3। बहुत ही आसान सा फंडा है जब आपके पास दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर रहे हो। कॉपी करो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो देखो पहला और सिंपल सा क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ final solution formed by mixing, किसको मिक्स कर रहे हैं हम, 200 ml of 3 molar HCl with 300 ml of 2 molar HCl, ठीक।
तो देखो आपको खुद को पहचानना है। अभी तो हमने खैर हेडिंग डाल रखी नॉन रिएक्टिंग, इसलिए आपको पता है कि हम नॉन रिएक्टिंग ले रहे हैं। तो बहुत आसान होता है। HCl तो दोनों ही सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड तो कभी रिएक्ट करेंगे ही नहीं, है ना। मान लो मैं HCl ले लेता और HNO3 ले लेता, तो दो एसिड भी आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस को हम नॉन रिएक्टिंग केसेस लेंगे। अब आप बताओ, एक सोल्यूशन, एक दूसरा सोल्यूशन, मुझे रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालनी है। बताओ रिजल्टेंट मोलैरिटी कैसे आएगी? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो पहले रखो 200 इंटू 3 प्लस 300 इंटू 2 अपॉन V1 प्लस V2 कितना हो गया? 500। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे आपको यूनिट की चिंता नहीं करनी है। ये 200 ml, ये 300 ml, ये 500 ml, बस इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। अगर ये वॉल्यूम्स ml में है तो आपको फाइनल वॉल्यूम भी ml में यूज करना है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलीलीटर 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 ये सब तो क्या हो जाएंगे आपके? कैंसिल। देखो कितना हो गया? 3 इंटू 2 600 प्लस 600 अपॉन 500, तो टोटल बन गया 1200 बाय 500। तो मोलैरिटी आ गई 12 बाय 5, दैट इज 1.6। तो ये आपके फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। बोलो बात समझ में आती है? आसान है ना। तो पहला क्वेश्चन जहां पे हमको सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। देखो इसके ऊपर, जैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि मैं ले लेता हूं 500 ml या 300 ले लो, 300 ml ऑफ 3 मोलर NaOH प्लस इसमें आपने मिक्स किया 300 ml ऑफ 5 मोलर NaOH। ठीक, तो आपके पास 300 ml ऑफ 3 मोलर NaOH था, उसमें आपने मिक्स किया 300 ml ऑफ 5 मोलर NaOH एंड द फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू 2 लीटर। कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलैरिटी। ठीक है, अब फिर से आपने क्या किया है? NaOH को NaOH के साथ मिक्स किया, नॉन रिएक्टिंग का केस है। क्या लिया आपने? 300 ml ऑफ 3 मोलर, 300 ml ऑफ 5 मोलर। तो जब आप यहां पर मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला लगाओगे, क्या? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन, अब आप यहां पर V1 प्लस V2 नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? V1 प्लस V2 तो होता 300 प्लस 300 600 हो गया, लेकिन उसने सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदलकर कितना कर दिया है? 2 लीटर। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ हो तो आप एडेड वाली वैल्यू यूज नहीं करोगे, जो वॉल्यूम आपको दिया है आप वही वॉल्यूम यूज करोगे। यानी अब मेरा फॉर्मूला हो जाएगा V फाइनल, बस इतना सा चेंज करना है। अब मैं V1 प्लस V2 यूज नहीं करूंगा, बस रखो वैल्यूज। बताओ रिजल्टेंट मोलैरिटी कितनी होगी? M1 यानी 3 इंटू V1 300 प्लस M2 यानी 5 इंटू V2 300 अपॉन फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर। अब आपको ध्यान देना है, ये आपने ml में यूज किया, ये ml में, तो ये भी ml में यूज करो, डिवाइड बाय 2000 लिखो। बस 3 इंटू 3 900, 5 इंटू 3 1500, वैल्यू हो गई 2400 अपॉन 2000। तो सॉल्व करो, मोलैरिटी आ जाएगी 1.2। कर सकते हैं। तो ये दो वेरिएशंस, फाइनल वॉल्यूम नहीं देगा जब तो आप नॉर्मल V1 प्लस V2 लिखोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको फाइनल वॉल्यूम दे दिया है तो फिर आप V1 प्लस V2 यूज मत करना। ध्यान देना, एक छोटी सी मिस्टेक है जो हम लोग कभी कभी कमिट कर देते हैं। ठीक, चलो कॉपी करो, फिर इसकी और वैरायटी को देखते हैं। अभी क्या करते हैं? अभी तो हमने सिर्फ नॉर्मल मोलैरिटीज दी है, अब इसमें वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को भी इंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि हम उनको कैसे यहां पर यूज करेंगे। तो देखो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, हम लेते हैं 500 ml ऑफ H2SO4 aqueous solution, है ना, aqueous ही है,
इसकी डिटेल दी आपको थोड़ी बहुत। वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है 19.6 और डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml। is mixed with 1500 ml of 4.9% weight by volume H2SO4. Calculate the molarity of final solution. ठीक, तो क्वेश्चन आसान है, आप भी जानते हो। पहले आपको ट्राई करना है, फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल नहीं है, आप पहले समझ चुके होंगे, मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूं। इनडायरेक्टली आपको इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है और इनडायरेक्टली आपको इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है। तो आपके पास दो H2SO4 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 1 की आप मोलैरिटी निकाल लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 इंटू डेंसिटी 1.2 इंटू वेट बाय वेट 19.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा। चलो थोड़ा सॉल्व करो। देखो 98, ये पॉइंट से 10 को उड़ा दो, 2 टाइम्स कैंसिल करेगा 196 को। 1.2 इंटू 2 यानी पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई 2.4। ठीक, सिमिलरली आपको सेकेंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी पता है। यहां पे आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है, तो जब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पता है तो 10 इंटू W बाय V अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। याद है फॉर्मूला? रखो वैल्यूज। 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम कितना? 4.9 डिवाइडेड बाय 98। देखो ये 49 बनेगा। 49 2 से होता है 98, यानी ये वैल्यू आ गई 0.5 मोलर। तो मुझे दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी मिल गई। मुझे दोनों के वॉल्यूम्स पहले ही पता है। V1 कितना है? 500 ml। और बताओ V2 कितना है? V2 है आपका 1500 ml। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन है सेम सब्सटेंस के, तो आप क्या लिखोगे? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 होगा। रखो वैल्यूज। क्या होगा? M1 यानी 2.4 इंटू V1 कितना हो गया? 500 प्लस M2 देखो 0.5 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, तो 500 प्लस 1500 कितना हो गया? 2000। तो सॉल्व करो। अब देखो 2.4 इंटू 5 यह आ जाएगा 1200 प्लस ये बन गया 750 अपॉन 2000। ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 1950 अपॉन 2000। 0 से 0 गया, बाकी उसको सॉल्व करना है। 195 अपॉन 200, तो 195 हो गया आपके पास। 29 से जाएगा ये 18, 15, 7.5 तो बनेगा 97.5 बाय 100, यानी मोलैरिटी आ गई बेसिकली 0.975। ठीक, तो ये अपना आंसर होगा। खैर तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं। मेन कंसेप्ट कभी कभी इनडायरेक्ट फॉर्म में भी आपको क्या दे सकता है? मोलैरिटी निकालने को कह सकता है। तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, दोनों तरीकों से आप मोलैरिटी निकालो, फिर वही अपना सिंपल M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 से हम अपने क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलो एक और फाइनल टाइप इसी पे। उसमें क्या होगा ना, आपको मतलब डेटा नहीं देगा पर एक लैंग्वेज देगा और उसका काम है, उसको हम एक ट्रिक बना लेंगे अब और कोशिश करेंगे कि हमको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज दिस: equal volumes of 3 molar NaOH is mixed with
इक्वल मतलब 3 मोलर एंड 5 मोलर NaOH एंड KOH respectively are mixed together. ठीक, तो आपने 3 मोलर KOH और 5 मोलर 3 मोलर NaOH और 5 मोलर KOH के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए हैं. कैलकुलेट फाइनल मोलैरिटी. फाइनल मोलैरिटी. ठीक, तो अब देखो कुछ भी नहीं बोला है, बस लैंग्वेज बोला है. तो आपसे कह रहा है कि एक तो NaOH का सॉल्यूशन है और एक क्या है KOH का सॉल्यूशन है. तो ये NaOH, ये KOH. जैसे हम देखेंगे दोनों को मिक्स किया तो इसकी मोलैरिटी है 3, इसका वॉल्यूम कितना है मान लो कुछ V. इसकी मोलैरिटी कितनी है 5 और इसका वॉल्यूम भी कितना है V. इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहा है ना, तो बस नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन है M1V1 3 into V प्लस M2V2 5 into V अपॉन 2V होगा. तो फाइनल वैल्यू देखो कितना आएगा 5 प्लस 3 8/2 यानी 4 आएगा. तो अब ध्यान रखना, सिंपल क्या होता है जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. और जैसे ही फाइनल वॉल्यूम डबल होता है कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है. इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो. देखो दूसरा तरीका क्या है, ये हमेशा वैलिड होगा जब आप इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हो. देखो व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड, इसको देखना ध्यान से, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड, ध्यान देना जैसे ही वॉल्यूम मिक्स करोगे इक्वल, वॉल्यूम जस्ट डबल हो जाएगा. V और V मिलकर कितना हो जाएगा 2V. अब मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो मोलैरिटीज क्या हो जाएंगी, हाफ. तो आप सिंपल बोल सकते हो इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड, फाइनल वॉल्यूम विल बी डबल्ड. ठीक, और अगर फाइनल वॉल्यूम डबल हो जाएगा दैट इंप्लाइज कॉन्सेंट्रेशंस विल बिकम हाफ. तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी. बस उसी को यूज कर रहा हूं. तो जैसे मैंने दोनों को इक्वल मिक्स किया, बताओ जो NaOH पहले 3 मोलर था अब वो NaOH कितना हो जाएगा 3/2. जो KOH पहले 5 मोलर था वो KOH अब कितना हो जाएगा 5/2. अब आप दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस 5/2 दैट इज 4. तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो आपको आता ही है. ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो अपने आगे काम में आएगी, इसलिए मैंने यहां पर डिफाइन कर दिए. जब भी आप दो सॉल्यूशंस के इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स कर रहे हो तो क्या होगा, दोनों कंपोनेंट की कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, हाफ. तो इसकी हाफ. अब आप डायरेक्टली दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो. तो याद ये नहीं रखना है, याद आपको ये रखना है. इसको हम लोग यूज करेंगे, तो जब यूज करेंगे तो मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाऊंगा. तो ये था मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का पहला केस, जब आप दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो. उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2. अब बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, जब हम दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं. तो जब हम दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं ना, तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे. कई बुक्स में आपको फॉर्मूला मिल सकता है, मैं इस केस में कोई फॉर्मूला यूज नहीं करता हूं. हम कॉमन लॉजिक से मूव करेंगे और बहुत ही आसान होता है और इस लॉजिक से आप कभी भी गलती नहीं करोगे. तो आओ देखते हैं कैसे हम रिएक्टिंग सॉल्यूशन से डील करते हैं. फिर देखो अपना केस 2. सॉल्यूशंस आर रिएक्टिंग. ठीक, तो देखो अब जब सॉल्यूशन आपके रिएक्टिंग है तो हम यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, हम सिंपल मोल्स में डील क्या करेंगे, किसमें डील करेंगे, मोल्स में. तो कोई थ्योरी नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज 2
200 ml of 3 molar NaOH is mixed with 300 ml of सम मान लेता हूं मैं 3 मोलर HCl, ठीक। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ठीक, एंड ऑल्सो कैलकुलेट the molarity of आपको निकालनी है एसिड और बेस लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, ठीक। तो आपको भी दिख रहा है, देखो क्वेश्चन खुद भी बोल रहा है, आपको भी नजर आ रहा है NaOH और HCl, ये एक बेस और ये एक एसिड। और जब भी आप एक एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो हमेशा क्या होगा, रिएक्ट करना ही करना है। तो आपको यहां पे क्या करना है, रिएक्शन कंसिडर करनी है। NaOH प्लस HCl, बताओ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2। ध्यान देना, यहां पर आपको एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी होगी, ये गलती मत करना कि रिएक्शन बैलेंस नहीं की हो। दूसरा, बैलेंस करने के बाद आप मोल्स में डील करो, दोनों सब्सटेंसेस के मोल्स निकालो। बताओ NaOH के मोल्स कितने हो जाएंगे, 200 इंटू 3 600 मिली मोल्स होंगे ना, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है। सिमिलरली HCl के कितने हो जाएंगे, 900 मिली मोल्स। तो इसमें कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना। तो 200 इंटू 3 NaOH के मिलीमोल्स, 300 इंटू 3 HCl के मिलीमोल्स। अब आप पता करोगे LR कौन है, क्यों, क्योंकि देखो दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट पता है, तो हम कंसेप्ट लगाएंगे LR का। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से LR कौन है, वेरी गुड, कौन है, NaOH। क्यों, दिस डिवाइड बाय 1, दिस डिवाइड बाय 1, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है। ये छोटी वैल्यू है तो ये LR है, और अगर ये LR है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा 0। बताओ 600 के लिए इसका कितना काम में आएगा, 600, तो 900 में से 600 चला जाएगा। बताओ ये कितना बचेगा, 300 मिलीमोल्स बचेगा। 1 मोल से NaCl 1 मोल बनता है, बताओ 600 से NaCl कितना बनेगा, 600 मिलीमोल्स बनेगा। तो बताओ सॉल्यूशन में फाइनली कौन बचा, एक एसिड बचा। एसिड बचा तो पहली चीज नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा। दूसरा, मोलैरिटी ऑफ एसिड और बेस लेफ्ट। अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ठीक। आप मुझे बताओ मोल्स कितने बचे, HCl के 300 मिलीमोल्स अपॉन, बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना, 200 इसका 300 इसका, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml। बताओ क्या इसको लीटर में कन्वर्ट करूं, नहीं जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है, देखो ये मिलीमोल्स, ये मिलीलीटर, मिली से मिली कैंसिल, ये आंसर आ गया 3/5, दैट इज 0.6 मोल पर लीटर। तो अगर आपने मोल्स मिलीमोल्स के टर्म्स में लिखे हुए हैं तो आपको वॉल्यूम भी किसके टर्म्स में लेना होगा, मिलीलीटर के टर्म्स में, ठीक। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना यूनिट्स का। अगर आपने मोल्स, सिर्फ मोल्स लिए, मिलीमोल्स नहीं लिए, तब आप वॉल्यूम लीटर में लोगे। लेकिन देखो यहां तो मैं शुरू से ही मिलीमोल्स 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 में चल रहा हूं, तो यहां मिलीमोल्स, यहां मिलीलीटर, मिली से मिली कैंसिल, अब मिली नहीं मिली, बचा गया मोल पर लीटर, कर सकते हैं। तो ये रिएक्टिंग का केस। कुछ लोग ना आपको ये फॉर्मूला लिखकर दे सकते हैं, मतलब कुछ बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, M1V1 माइनस M2V2 का मोड ले लो अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है मैं आपको भी समझाऊंगा, बट यहां पर वैलिड है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा, ठीक। अब या तो आप ये पहचानो पहले कि कहां वैलिड है, तब इसको लगा सकते हो। ये छोड़ो ना पहचानना, क्या दिक्कत है इसमें, मोल्स निकाल के सॉल्व भी तो करना है। एक बार मोल्स निकाल लिए, जिसके मोल्स बचे उसके मोल्स को फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड जरूर करना है, बस इतना अपने को ध्यान रखना होगा, ठीक। चलो
कॉपी करो। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये हर जगह वैलिड नहीं है। तो देखो अगला क्वेश्चन में लिखते हैं कि 200 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4, इसको आपने मिक्स किया है, शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं क्वेश्चन को, 200 ml ऑफ 2 मोलर NaOH के साथ। ठीक, क्या करना है आपको? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन with respect to acid और base left। जो भी एसिड और बेस बचेगा उसके रिस्पेक्ट में आपको सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो अब जैसे पहले हम अपने मेथड से चलते हैं, फिर मैं आपको उस फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले आप देखो रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई है? NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, बताओ क्या बनाएगा? हाँ, ये क्या बनाएगा? Na2SO4 प्लस H2। जरा ध्यान से देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं ना, तो बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करूंगा? यहां पे 2NaOH लगा दो, हो गए बैलेंस। ठीक, अब आप डील करोगे मोल्स में, तो करो मोल्स कैलकुलेट। बताओ H2SO4 के मोल्स कितने हो गए? 200 इंटू 2, इसके हो गए 400 मिली मोल्स होगा। बताओ NaOH के कितने हो गए? 200 इंटू 2, ये भी हो गया 400 मिली मोल्स। क्या दोनों पूरा रिएक्ट कर जाएंगे? नहीं, मोल्स सेम हुए हैं, अभी कोएफिशिएंट अलग अलग है ना। तो पहले पता करो LR, तो कैसे पता करेंगे? 400 डिवाइडेड बाय 1, 400 डिवाइडेड बाय 2, ये छोटी वैल्यू आएगी ना, तो बस पता लग गया ये LR है, लग गया ना। और जो LR है वो तो पूरा खत्म हो जाएगा 0। अब बताओ 2 मोल्स के लिए 1 मोल काम में आता है, 1 के लिए हाफ काम में आएगा ना, 2 के लिए 1 तो 1 के लिए हाफ। तो बताओ 400 के लिए इसमें से काम कितना आएगा? 200। आ रही बात समझ में? 200 काम में आ गया, तो ये बचेगा कितना? 200 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 बच जाएंगे। अब आप मुझे बताओ फाइनल सॉल्यूशन कैसा? एसिडिक, एसिड बचा हुआ है। क्या आप इस एसिड की मोलैरिटी निकाल सकते हो? बिल्कुल। क्या बनेगी बताओ? फाइनल मोल्स 200 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम 200 इसका 200 इसका 400 मिलीलीटर्स। तो मिली से मिली कैंसिल, इससे कैंसिल, ये कितना आ गया? 0.5 m। तो ये आ गई आपके फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू H2SO4, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन में कौन बचेगा? सिर्फ H2SO4 बचेगा। ठीक, अब देखो वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मैं यूज करके दिखाता हूं आपको। पहले इस क्वेश्चन पे आओ। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 200 ml ऑफ 3 मोलर NaOH, और इसमें आपने मिक्स किया 300 ml ऑफ 3 मोलर HCl। तो आप फॉर्मूला लगाओगे MR इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ M1V1 200 इंटू 3, मॉड का मतलब नेगेटिव साइन आया तो पॉजिटिव कर देंगे, माइनस 300 इंटू 3 अपॉन V1 प्लस V2 हो गया 500। तो देखो 600 माइनस 900, ये बचेगा 300 बाय 500, दैट इज 0.6। देखो यही आंसर आ रहा था। आप इधर आओ, यही फॉर्मूला यहां पर लगाओ। रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ M1V1 200 इंटू 2 माइनस M2V2 200 इंटू 2 अपॉन 400। बताओ मोलैरिटी कितनी आ रही है आपके हिसाब से? फॉर्मूले के हिसाब से 0 आ गई। क्या आंसर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा ना? कितना आ रहा है? 0.5। क्यों?
क्योंकि यहां पर जितना H2SO4 है, एक्चुअली H2SO4 दो NaOH से रिएक्ट करता है, उस केस में वो HCl सिर्फ एक NaOH से रिएक्ट कर रहा था। तो यहां पर एक एसिड कितने H+ दे सकता है, उसके हिसाब से फॉर्मूला बदलता जाएगा। तो या तो आप पहले से आइडिया लगा के रखते कि NaOH के एक मोल के लिए क्या होगा, डबल H2SO4 काम में आएगा, तो इसको आप पहले ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतने झंझट कौन पालेगा, अब तो सिंपल ये रिएक्शन लिखो, मोल्स में डील करो और आप अपनी फाइनल मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा एक और केस यहां पर हो जाता है, बहुत आसान सा है, मतलब क्वेश्चन ही लिखवा रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं। जैसे मिक्स करूं 200 ml ऑफ 2 मोलर NaOH, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए, प्लस 200 ml ऑफ 2 मोलर HCl। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी NaOH प्लस HCl, क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2 बनाएगा। मोल्स निकालो, 2 into 2 400 मिलीमोल्स, 400 मिलीमोल्स, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में आ गए। 400/1 400/1, कोई भी LR नहीं होगा, दोनों पूरे खत्म हो जाएंगे। जैसे ही दोनों पूरे खत्म हो गए, ये भी 0, ये भी 0। अब बताओ क्या फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0 होगी? नहीं। अगर आपसे एसिड और बेस के रिस्पेक्ट में पूछता है तब आप बोलोगे 0, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन में ना तो एसिड बचा है, ना ही बेस बचा है, ना एसिड बचा है, ना बेस बचा है। लेकिन भाई NaCl भी तो बन रहा है ना, ये भी तो फाइनल सॉल्यूशन में होगा। कितना, 400 मिलीमोल से ये भी कितना बनेगा, 400 मिलीमोल्स ही बनेगा ना। तो अब आप फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी, 0 नहीं होगी। हाँ, अगर एसिड और बेस के रेस्पेक्ट में बोलता है तो 0 होगी, अदरवाइज NaCl प्रेजेंट है, 400 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम भी 400, तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 1। आती बात समझ में? तो ये कुछ केसेस हैं जहां पे आप रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो और फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करते हो। तो हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे जब रिएक्टिंग सॉल्यूशंस है। क्या करना है आपको, सिंपल, आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, दोनों के मोल्स निकालो, जो बच गया उसके मोल्स को फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो आपको फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी मिल जाएगी। क्लियर? चलो, इसके बाद अब हम एक और अगला केस मोलैरिटी में ही डील कर रहे हैं, जहां पे हम आयंस की मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। अभी तो हम सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे थे, अब एक सॉल्यूशन में अगर हमें आयंस की मोलैरिटी निकालनी पड़े तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आओ उसको सीखते हैं। देखो, मोलैरिटी में ही थर्ड केस, दो केस हो गए, एक मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, दूसरा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। थर्ड हम बात करने जा रहे हैं अबाउट मोलैरिटी ऑफ आयंस। एक सॉल्यूशन में अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करें, तो आप सोचोगे इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज आ गई, नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। तो पहले मोलैरिटी ऑफ आयंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट से मिलवा दूं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस which dissociate into their ions on dissolving in water। ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, फर्दर आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक से हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे कैसे होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स which are completely ionized। जो अपने आयंस में पूरे ब्रेक हो जाते हैं। जैसे NaCl लूं मैं, तो NaCl टूटकर क्या बना ले, Na प्लस प्लस Cl माइनस, 100% टूट जाए, कुछ भी नहीं बचे, सारा NaCl Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में आ जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वही वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं,
दीज आर पार्शियली आयोनाइज्ड। पार्शियल आयोनाइज्ड कैसे? जैसे मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो CH3COH है, तो आयोनाइज हो CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये मान लो सिर्फ 20% आयनाइज हुआ, मतलब अगर आपने इसका 1 मोल लिया था तो 1 में से 0.2 चला जाएगा, ये 0.2 बनेगा, ये 0.2 बनेगा और ये 0.8 बच जाएगा, क्योंकि 1 का 20% 0.2 होता है, तो 1 में से 20% इधर चला गया और बाकी 0.8 इधर बच जाएगा। तो अपने पास दो कैटेगरी होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, इस चैप्टर में तो आपको कुछ भी नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट देखोगे उनको आप क्या मानकर चलोगे? स्ट्रॉन्ग। तो इफ नथिंग इज गिवन, कंसीडर एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहली चीज, अगर आपको सब्सटेंस के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो आप उसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानकर चलोगे। अब दूसरी चीज, आप कैसे पहचानो कोई चीज इलेक्ट्रोलाइट है? तो वैसे तो आपने सीखा हुआ है बचपन में, जितने भी सॉल्ट्स होंगे, जितने भी एसिड्स होंगे, जितने भी बेसेस होंगे, ये सब के सब किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। तो अगर आपको कोई सॉल्ट क्या होता है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो, NaCl, सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, कैटायन एनायन हो, उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट, एसिड, बेसिस कोई भी लिखा हुआ मिल जाए, सबको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। इस चैप्टर में आपको सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को स्ट्रॉन्ग लेकर चलना है, क्योंकि वो कुछ नहीं देगा, सिर्फ नाम लिख कर देगा। तो अगर मैंने बोल दिया 20% है, इसका मतलब वीक है, तो फिर आप 20% के हिसाब से काम कर सकते हो। मैंने सिर्फ बोल दिया CH3COH, तो आप अभी इस स्टेज पर है ना, इस स्टेज पर, इस चैप्टर में उसको स्ट्रॉन्ग ही मानकर चलोगे, फिर आगे सीखते जाओगे, पढ़ते जाओगे जब, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग होता है, कौन वीक होता है और कैसे हम उनसे डील करते हैं। ठीक, तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयंस में ब्रेक होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयंस में कैसे ब्रेक होते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। तो कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि हम इनको ब्रेक कैसे करते हैं। ऑल्दो मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से आता होगा, बट स्टिल एक बार और रिवाइज करते हैं। अब देखो, ब्रेक करना बड़ा ही आसान है। जैसे मैं NaCl है, तो कोई भी सॉल्ट लिखा हुआ होगा ना, उसमें जो पहला होगा वो कैटायन और जो बाद में होगा वो एनायन। ठीक, यहां पर तो 1-1 कोएफिशिएंट है। ठीक, तो आपको क्या करना होता है, जो इनका कोएफिशिएंट है उसको उल्टा मल्टीप्लाई करो। पढ़ा ना बचपन में क्रिस क्रॉस रूल, वैलेंसी मल्टीप्लाई करते थे, उसका जस्ट उल्टा करना है। जैसे MgCl2, तो जो पहले लिखा है वो कैटायन, जो बाद में लिखा है वो एनायन। ठीक, बस इसका कोएफिशिएंट इधर भेज दो, इसका कोएफिशिएंट इधर, तो देखो टूट कर क्या बनाएगा? Mg2 प्लस ये बनाएगा Cl माइनस। इसके बाद एटम्स बैलेंस करो, एक मैग्नीशियम, दो क्लोरीन होगा। जैसे मुझे ब्रेक करना है AlCl3 को, AlCl3, फिर से वही फंडा, जो पहले लिखा है कैटायन, जो बाद में लिखा है एनायन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 जाएगा इधर, 1 जाएगा इधर, टूट कर क्या बनाएगा? Al3 प्लस Cl माइनस, बैलेंस करो, 3 क्लोरीन तो 3 Cl माइनस। कर सकता हूं ब्रेक। जैसे मुझे ब्रेक करना है Al2SO4 होल थ्राइस, तो फिर से सेम चीज, जो पहले लिखा है कैटायन, जो बाद में लिखा है एनायन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनाएगा? Al3 प्लस SO4 2 माइनस, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, और ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस, मतलब ब्रेक कर सकते हो आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इस तरह से कर लेंगे। चलो, इसको ब्रेक करने के बाद अब हम पता कर सकते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस। तो देखो बहुत आसान होता है, मोलैरिटी को हम मोल्स की तरह डील करेंगे। जैसे आप देखो यहां पर इसका 1 मोल है, बताओ इसके 1 मोल से Mg2 प्लस कितना मिल रहा है? 1 मोल। बताओ Cl माइनस कितना मिल रहा है? हाँ, वेरी गुड, कितना? 2 मोल। जैसे यहां पे मान लो मैं इसका 1 मोल लूं, तो 1 मोल से कितना बन रहा है?
1 मोल और ये कितना मिल रहा है 3 मोल। तो अगर मान लो मैं इसका 4 मोल ले लेता तो ये भी कितना बनता 4 मोल, तो ये कितना बनता, वेरी गुड, 4 into 3 दैट इज 12 मोल। सिमिलरली अगर मैं इसका 5 मोल ले लूं तो देखो 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, 5 से कितना बनेगा 5 into 2 दैट इज 10, बताओ ये कितना बनेगा 5 into 3 दैट इज 15 मोल। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम यहां पर इनके मोल्स को आयंस के मोल्स से रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे हम मोल से रिलेट कर रहे हैं सेम वैसे हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी से भी रिलेट करेंगे। ठीक, तो हम एक सोल्यूशन ले रहे हैं, यहां पर भी मैं 2 केस बनाऊंगा। 2 केस क्या है कि सोल्यूशन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो। ठीक, तो ये केस 1 इसका भी पहला, when solution contains only a single electrolyte, for example हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट the molarity of each ion in 0.5 molar MgNO3 whole twice। ठीक, तो सॉल्यूशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज योर MgNO3 whole twice। ये टूट कर क्या बनाएगा Mg2 प्लस 2NO3 माइनस। ठीक, अभी देखो सब सेम ही सॉल्यूशन में है। आयंस का सिंगल सोर्स कौन है, MgNO3 whole twice। क्या ये आयन सॉल्यूशन में कहीं और से आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं ना। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल जो इसकी मोलैरिटी दी है उससे आप इनकी मोलैरिटीज को डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो। तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है ना, तो 0.5 से ये आपका कितना बनेगा 0.5 मोलर ही बनेगा। 1 मोल से कितना बन रहा है 2, तो 0.5 से कितना बनेगा 2 into 0.5 मोलर बनेगा। बस सिंपल। अगर सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जो उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी है उसको आप डायरेक्ट आयंस की मोलैरिटी से रिलेट कर सकते हो। 1 मोल से 1 मोल तो 0.5 से 0.5, 1 मोल से 2 मोल तो 0.5 से कितना बनेगा 2 into 0.5। ठीक, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता कुछ से वही Al2SO4 ले लेते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है, इसकी मोलैरिटी है 0.2। तो बताओ ये ब्रेक होकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। 1 मोल से 2 मोल, बताओ 0.2 से कितना बनेगा 2 into 0.2 0.4। 1 मोल से 3 मोल तो 0.2 से कितना बनेगा 3 into 0.2 यानी 0.6। तो Al3 प्लस की मोलैरिटी 0.4 मोलर और SO4 की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 0.6 मोलर हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट में तो कोई चक्कर ही नहीं है, जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी उससे आप डायरेक्ट आयंस की मोलैरिटी निकाल सकते हो। चक्कर है जब एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो, उस केस में हमें मोलैरिटी ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट करनी है, आओ उसको सीखते हैं। तो देखो केस 2, when solution contains more than one electrolyte। ठीक, तो सॉल्यूशन में एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा। फिर से इसमें और केसेस बनेंगे, तो मैं केस नहीं बना रहा हूं, अपन कवर कर लेंगे। वही केस है, या तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट कर लें या फिर दोनों इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट ना करें। तो अभी तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहचानना सीख लेंगे कि रिएक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। क्वेश्चन है कि 200 ml ऑफ 3 मोलर MgNO3 whole twice is mixed with 300 ml of 2 molar NaNO3
कैलकुलेट molarity of each ion in the final solution. ठीक, अभी आप देखो, आपके पास दो सब्सटेंस है एक ही सॉल्यूशन में, एक MgNO3 होल ट्वाइस और एक NaNO3। बताओ ये आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? दोनों में आयंस क्या है? सेम। कोई भी सॉल्ट, दो सॉल्ट रिएक्ट कब करते हैं? जब दोनों में आयंस क्या हो? डिफरेंट। जैसे मैं एक MgCl2 ले लेता और एक NaNO3 ले लेता, तो ये रिएक्ट करते हैं, MgNO3 के पास जाता और Cl Na के पास आता, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती। याद है ना, बच्चों ने पढ़ी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बस जब तक दोनों इलेक्ट्रोलाइट में आयन सेम है, ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग काम करेंगे। तो ब्रेक करो, MgNO3 टूट कर क्या बनाएगा बताओ? Mg2 प्लस 2NO3 माइनस। सही है। सिमिलरली NaNO3, बताओ NaNO3 ब्रेक होकर क्या बनाएगा? Na प्लस NO3 माइनस। ठीक, अब आपको यहां पर डील करना है मोल्स में। किसमें डील करना है? मोल्स में। कोई मोलैरिटी नहीं, जैसे वहां हमने किया था, वहां पर सिंगल इलेक्ट्रोलाइट था तो हमने मोलैरिटी से डील किया, है ना। वहां पर क्या होगा? कुछ मिक्स तो कर ही नहीं रहे, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी वहीं से आयंस की मोलैरिटी आ जाएगी। लेकिन यहां पर हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम बदलेगा तो फाइनल कंसंट्रेशन भी बदलेगी। अब आपको क्या करना है? मोल्स निकालो। इसके मोल्स कितने हो गए? देखो 600 मिलीमोल्स। इसके मोल्स भी कितने हो गए? 600 मिलीमोल्स। इनके मोल्स से आयंस के मोल्स निकालो। बताओ ये कितना बनाएगा? 600 और 1 मोल से 2 मोल, तो 600 से मिलेगा इसका 1200 मिलीमोल्स। सिमिलरली ये भी 600 और ये भी 600 होगा। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन में तीन तरह के आयंस हैं, Mg2 प्लस, NO3 माइनस और Na प्लस। मुझे तीनों की अलग अलग मोलैरिटी निकालनी है। तो देखो तीनों के मोल्स तो आ गए, सब मिलीमोल्स हैं। बताओ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो चुका होगा? 300 ये, 200 वो, 500। तो बस अब जिसकी मोलैरिटी निकालनी है उसके मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करते जाओ। तो बताओ मोलैरिटी ऑफ, अगर मैं Na प्लस निकालूं तो उसके मोल्स कितने हो गए? 600 डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम 500, ये वैल्यू आ गई 6/5। मुझे कैलकुलेट करनी है, मान लो मोलैरिटी ऑफ Mg2 प्लस। Mg2 प्लस के मिलीमोल्स भी कितने हो गए? 600 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम 500, दैट इज अगेन 6/5। और मुझे कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी ऑफ NO3 माइनस। तो देखो NO3 माइनस दो जगह से आ रहा है, एक MgNO3 से 1200 और एक NaNO3 से 600। बताओ टोटल कितना हो गया? 1800 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम 500, तो ये बन जाएगा 18/5। ठीक, अगर आपसे मोलैरिटी ऑफ, आपसे टोटल मोलैरिटी ऑफ आयंस पूछता है तो या तो इन तीनों को यहां ऐड कर दो, तो 18/5 प्लस 6/5 प्लस 6/5, ये हो जाएगा 30/5। तो ओवरऑल मोलैरिटी आ जाएगी 6 सारे आयंस के मिलाकर। या तो ऐसे कर लो या फिर यहां से कर लो, टोटल मोल्स निकाल लो आयंस के, 600 प्लस 600 प्लस 1200 प्लस 600 होगा ना। तो टोटल मोल्स आ गए 3000 डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम 500, फिर से कितना आ जाएगा? 6। ठीक, तब आपके ऊपर कैसे भी करो, आंसर्स दोनों से क्या आएगा? सेम। तो ध्यान रखना, जब हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स कर रहे हैं तो रिएक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। नहीं करेंगे या करेंगे, वो कैसे डिसाइड करते हैं मैंने आपको बताया। तो आपको सिंपल मोल्स में डील करना है, इसके मोल्स निकालो, इसके मोल्स, इससे बनने वाले आयंस के मोल्स निकालो। अगर इनमें कोई आयन कॉमन है तो उसके टोटल मोल्स को ऐड कर दो, फिर जिसकी मोलैरिटी निकालनी है उसके मोल्स को फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड करना शुरू कर दो। आपको हर आयन की सॉल्यूशन में मोलैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको टोटल मोलैरिटी निकालनी है तो या तो सबकी मोलैरिटी को ऐड कर दो या फिर सबके मोल्स को ऐड करके फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ठीक, तो इसमें और केसेस हैं, वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास कवर करूंगा, क्योंकि वैसे ही बहुत सारा हमने कवर कर ही लिया है। ठीक, ज्यादा हो जाएगा फिर आपके लिए। तो आज मैं यहीं पे रोक रहा हूं अपने लेक्चर को। नेक्स्ट क्लास हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे।
ये नॉन रिएक्टिंग के कुछ और केसेस देखेंगे और उसके बाद रिएक्टिंग सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज देखो हम लोगों ने मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग को पूरी तरह से एनालाइज किया। जब मैंने आपको सिखाया रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, उसके बाद हमने डिस्कस किया मोलैरिटी ऑफ आयंस को, इसको हम यहां पर लाकर रोक रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और फिर हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे और रिएक्टिंग सॉल्यूशंस का केस देखेंगे।